Hi everyone. A very warm welcome to the first ever webinar on building wealth through mutual funds by UCO Bank, co-presented with Wisdom. So today with us we have an extremely interesting guest. Today with us we have Mr. Swaroop Mohanty, who is the CEO of Mirai Asset Investment Managers, and Mirai AMC is among the fastest growing asset management companies in India, and perhaps holds the most promising funds in the industry. So, Swaroop, a very warm welcome. Thank you, Nirav. On behalf of Mirai Asset, I'd like to thank both you and UCO Bank for giving us this opportunity. So, Swaroop, it is always, I'm always so excited to talk to you. Each time I talk to you, I'm excited more than the first time, right? And today also we are having a bunch of topics that we would love to hear your views on. But शुरुआत करने से पहले I have to ask a very basic questions, because ऐसे कई सवाल हमारे पास भी आते हैं. आज के डेट में इंडस्ट्री, द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 38.5 लाख crores इन एसेट्स, राइट? और उसमें से ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ तो केवल इंडिविजुअल्स के इन्वेस्टमेंट्स है अप्रोक्सीमेटली, राइट? फिर भी आज कई ऐसे इंडियंस हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में क्यों करें. ऐसे कई इंडियंस हैं जो सोचते हैं कि या तो हमें सेविंग्स करना चाहिए, अकाउंट में छोड़ना चाहिए, कैश में रखना चाहिए पैसा, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट हो तो रियल एस्टेट या गोल्ड में कर देना चाहिए. ये म्यूचुअल फंड उन्हें कुछ समझ नहीं आता, और उनको ये समझ में ही नहीं आता कि म्यूचुअल फंड में आखिर करे क्यों इन्वेस्ट. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एट ऑल? नीरव, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और आपने दो वर्ड यूज किए. नॉर्मली लोग सेविंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं. दोनों वर्ड अगर एक ही होते तो डिक्शनरी में शायद एक ही वर्ड होता, दो अलग अलग वर्ड नहीं होते. तो शुरुआत वहां से करते हैं कि जब एक सेविंग्स को आप एक पर्पस देते हैं, एक मायने देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है. टिपिकली अगर पैसे को ग्रो करना है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है. नहीं तो सेविंग्स में तो यू आर मोस्टली गेटिंग इन्फ्लेशन लिंक्ड रिटर्न्स. तो फर्स्ट शुरुआत वहां से होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक एक जरिया दें, एक 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 गोल दें. आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जब आपके दिमाग में आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आसान हो जाएंगे. अगर आप ट्रेडिशनली इंडिया देखें तो इंडिया टिपिकली एक फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग कंट्री है. वो हर एक कंट्री में होता है, तो इंडिया इज नॉट यूनिक इन दैट वे. टिपिकली अगर आप मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में जाएं तो उनका फर्स्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा एक घर रहता है या रियल एस्टेट रहता है, गोल्ड रहता है. नहीं तो पहले बैंक में एफडीज होते थे तो उसमें होता था. वो एक फिक्स्ड इनकम रिजीम था जो धीरे धीरे डिसमेंटल हुआ. होते होते ऐसे दिन आए कि पहले अगर मैं अपने यंग वर्किंग डेज की याद करूं तो एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट रेट का एक बोर्ड, प्रिंटेड बोर्ड होता था, पेंटेड बोर्ड होता था. वो हटके बिकॉज इंटरेस्ट रेट स्टार्टेड बिकमिंग नॉट unfixed, if I were to use that word. So as we took this journey, what you will also have to realize कि धीरे धीरे the rules associated with all these asset classes भी change हो रहे हैं. आप ये नहीं कह सकते घर खरीदूंगा और हमें डेफिनेटली पैसा बनाऊंगा. लास्ट 10 साल में मुंबई में रियल एस्टेट में ऐसा कोई खास पैसा नहीं बना है कि अब मैं गोल्ड खरीदूंगा और पैसा बनेगा ही बनेगा. गोल्ड में भी काफी वॉलेटिलिटी दिखा है इन द लास्ट 10 years. इसीलिए पोस्ट डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ है, एक शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स. और जब आप फाइनेंशियल एसेट्स के लिए शिफ्ट होते हो तो टिपिकली यू ट्राई टू क्रिएट वेल्थ. एंड वेल्थ क्रिएशन में जब एक मेरा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. पहले अगर आप राजा महाराजा के टाइम में देखें तो वेल्थ रियल एस्टेट से बनता था, लैंड से होता था. आज के डेट में अगर आप टॉप 100, 200, 500 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड उठा के ले लें तो उनका एसेट क्लास इज इक्विटी, और उनका कंपनी का खुद का इक्विटी. सो द एसेट क्लास ऑफ ग्रोथ टुडे इज इक्विटी. और इक्विटी आप जब आप ओन करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट है, ये दो तरह से आप ओन कर सकते हैं. अगर आपका खुद का कैपेसिटी है बैलेंस शीट परखने का, कंपनी का ग्रोथ परखने का, तो आप बेशक डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बहुत आसान भी है खरीदना.
बट अगर आपको ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है और आपको एबिलिटी लेना भी नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के जरिए में आपको मिलता है। ये बहुत सिंपल सा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और रेवेन्यू है, जिसमें आप कुछ एक छोटा सा एक फी लेके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर करेंगे, जो आपके बिहाफ में आपके रिस्क के हिसाब से डिफरेंट स्कीम्स है। और ट्रस्ट में आपके रिस्क के प्रोफाइल के हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में इनफ स्कीम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। नीरव से आप पूछें तो वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि क्या क्या स्कीम्स हैं। तो एक आसान जरिया है टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स एंड मोर इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दैट इज द अपॉर्चुनिटी विच म्यूचुअल फंड्स गिव यू। Absolutely lovely, Swaroop. In fact, there is one very beautiful thing that you spoke about. आपने कहा जब आप नए नए नौकरी पर लगे थे तब एफडीज मिलते थे, वो प्रिंट होते थे, एक प्रिंटेड शीट पर उसका एफडी सर्टिफिकेट मिलता था। We would all be really interested to know the story behind आपने कब पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और क्यों किया आपने? तब जब आपने पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तब आपके दिमाग में क्या सोचता? क्या कोई आपको आकर किसी ने ये सेल किया या आपने कुछ देखा, कुछ परखा? व्हाट इज योर स्टोरी? नहीं नीरव, ये जो मैंने स्टोरी किया बोला वो अपना ही स्टोरी है। पहले मैं ओके। एफडी बेचता था एज अ करियर। मैं एनबीएफसी में फिक्स्ड डिपॉजिट्स लोगों को बेचता था। एंड सडनली एक 96 एक पड़ाव आया व्हेन दिस फिक्स्ड इनकम और दिस फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रेजिम चेंज टू फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स, और नाउ इट्स अ वेरी फ्लोटिंग रेट सॉर्ट ऑफ रेजिम। तो फिर हम सोचने लगे कि हो क्या रहा है, कि ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसमेंटल हुआ। और वो सोच से हमें आगे जाके म्यूचुअल फंड दिखा। और मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करीब 1998 में था, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अनफॉर्चुनेटली इतना जानकारी भी नहीं था तब, इतना इंफॉर्मेशन भी नहीं था, इंटरनेट नया नया था इंडिया में। काश में तब जितना इन्वेस्ट कर सकता था उतना कर दिया होता, था आज के डेट में ये स्माइल और थोड़ा बड़ा होता डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली स्वरूप। चलिए, ये तो बात हुई कि म्यूचुअल फंड सही है, ये तो मैं समझ गया। बट इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत सारे एड कैंपेन्स चलते हैं, बहुत सारे एएमसीज एडवर्टाइज करते हैं, राइट? और यहाँ तक कि एम्फी जो बॉडी है वो भी एडवर्टाइज करता है म्यूचुअल फंड सही है, इज अ वेरी पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन। बट इसके साथ ही साथ जिस जोश और जुनून से म्यूचुअल फंड सही है का नारा लगाया जाता है, उसके बीच में कहीं पर उसी जोश और जुनून से एक लाइन कहा जाता है बड़े तेजी से कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब ये एक लाइन से काफी इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अगर कहा जाए, एकदम डर से जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का क्या मतलब होता है? क्या इसमें हमारे पैसे डूब सकते हैं? क्या इज दिस एन इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग? ये जो रिस्क का सब्जेक्ट है, ये बहुतों को कंफ्यूज कर देता है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट पर्सपेक्टिव? किस नजरिए से रिस्क को देखा जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय? नीरव, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये बहुत फंडामेंटल सवाल है। नॉर्मली हम सोचते हैं इन्वेस्टमेंट इज अबाउट रिटर्न्स, एक्चुअली इट इज अबाउट रिस्क। एंड सबके रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होते हैं। लाइफ के हिसाब से रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होता है। कभी कभी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जो रिस्क सामने आता है वो हमें पता नहीं होता है, वो देखने के बाद ही पता चलता है कि अरे ये रिस्क हम सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे। तो एक्चुअली जो जितने अपने आप को अपने रिस्क प्रोफाइल के पास ले आ सकता है, उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी उतना ही अच्छा हो जाता है। फिर उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखें, आई मीन टिपिकली द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ऑल अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इज दिस फंडामेंटल वर्ड कॉल्ड रिस्क। बाकी और कोई भी, जब ये अगर फिक्स डिपॉजिट देखें और कुछ भी, आप अपना रिस्क किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। सपोज आई इन्वेस्ट समवेयर इन एनी कंपनी एक फिक्स डिपॉजिट के जरिए में, तो वो कंपनी पैसा देगा मेरे को, क्या वो दे देगा, ऐसा एक सोच है। बट म्यूचुअल फंड थोड़ा उसको बदल देता है। म्यूचुअल फंड इज द ओनली इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विच राइटफुली, एंड मैं और एक बार यूज करता हूँ वर्ड राइटफुली, शिफ्ट्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग बैक टू द इन्वेस्टर। पैसा इन्वेस्टर का है, रिस्क इन्वेस्टर का है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि रिस्क कोई और आपके वजह से लेके
पैसा जनरेट करें। जब वो आ जाता है तो उसमें कुछ एक डिस्कनेक्ट रहता है। एक्सेप्टिंग द सोवरिन, nobody can guarantee credit risk, and the sovereign can guarantee credit risk because it has the power to print money, it has the power to tax you. नहीं तो no other avenue of investing is risk free. So ये जब कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है तो वो एक म्यूचुअल फंड आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट वे में रख देता है कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ ये रिस्क है। और मेरे हिसाब से अगर आप जानकारी लेके इन्वेस्ट करें तो आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहता है। और आप एक चीज एक जान लें नीरव, यू नो इट बेटर देन मी, दैट इन रिस्क इन वॉलेटिलिटी लाइज द अपॉर्चुनिटी। अगर ये रिस्क नहीं रहेगा तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, या ये वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा तो रिटर्न कहाँ से बनेगा। तो जो जितना इसको समझ सके, और मेरे हिसाब से एनी इन्वेस्टर पहले रिस्क समझे, वो रिस्क उनके लिए ठीक है कि नहीं है वो समझ लें, फिर इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हर एक के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट है बाजार में। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं या आपका रिस्क प्रोफाइल और प्रोडक्ट का रिस्क प्रोफाइल अलग हो जाता है, इसी में इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस में दिक्कतें आती हैं। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज आप रिस्क जितना जान लें, और सब कुछ लिखा रहता है। द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की हम इन दिस रेगुलेटेड एनवायरनमेंट हम आपको सब बताते हैं। तो आई एग्री दैट जब ये सब सुन लेते हैं तो एक नजरिया चेंज हो जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप सब पढ़ लिख के, एंड मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपका पैसा है तो थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, नहीं तो मनी मेकिंग इज नॉट इजी, मनी मेकिंग इज वेरी टफ। तो इफ इट इज टफ, सब लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ें तो जानकारी लेने में कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। जितना जानकारी लें उतना बेटर है। बट फॉर from a mutual fund perspective, I am very proud to say that I represent a product जो बता देता है कि अंडरलाइंग रिस्क क्या है। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हम सभी पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट में बिना मेहनत किए हमारा पैसा बन जाए। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। एंड जैसे कि आपने सही से कहा कि रिस्क इज नॉट समथिंग टू बी फियर्ड, इट इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड एंड मैनेज्ड, राइट। रिस्क हर काफी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आपने कहा कि सॉवरेन, जो कि सॉवरेन का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई सेंट्रल बैंक, आरबीआई बैक्ड अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इन दो के इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई भी इशूअर या कोई भी कंपनी आपको रिस्क फ्री या रिस्क पे कोई गारंटी नहीं दे सकता। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अपफ्रंट बता देते हैं, कई प्रोडक्ट्स है जो नहीं बताते, और म्यूचुअल फंड्स उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली, काफी केसेस में जरूरत से ज्यादा हद तक भी आपको ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर कर देता है कि इसमें क्या-क्या रिस्क इन्वॉल्वड है। सो अगर पैसा कमाना मुश्किल है तो सही से इन्वेस्ट करना उससे थोड़ा आसान है, बट मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ेगी। अगर पैसे बढ़ाने, अगर मुनाफा पाना चाहते हैं तो नथिंग इन लाइफ कम्स ईजी। द गुड थिंग्स need to have some effort put into that direction, right? so ये हो गई रिस्क की बात स्वरूप। इनफैक्ट जब हम रिस्क की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो देयर इज अ वेरी पॉपुलर मैसेज दैट आई कीप गेटिंग, और ये एक मैसेज नहीं, क्वेश्चन है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते भी है हमसे, एक सिंगल लाइन पूछते हैं हमसे, कौन से फंड में डालूं पैसा, राइट? कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, राइट? सो कई सारे इन्वेस्टर्स केवल ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फंड सही होता है, जबकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये भी नहीं समझती कि एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है या एक सही से इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। आपने बात किया रिस्क प्रोफाइल के बारे में, सो रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, ये सब सुनने में बड़े जार्गन टाइप लगता है, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स लगते हैं। सो कई लोगों को चाहिए कि भैया मैं अपने दोस्त से पूछ लूं कि कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर लूं, या आज इंटरनेट पे सर्च करूं बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन, या फिर एक कंपैरिजन टेबल लेके टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट कर दूं। तो ये जो बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है लोगों में, इसमें ये क्या छोड़ देते हैं या क्या गलती कर जाते हैं, और इन्हें
किस नजरिए से अपने इन्वेस्टमेंट्स को रूट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैनेज करना चाहिए, इस पे आपके कुछ पर्सपेक्टिव्स बहुत हेल्प करेंगे। तो नीरव, इस पे थोड़ा 1-2 मिनट हम बिताते हैं, क्योंकि ये प्लीज। बहुत बहुत ये एवरीथिंग इज अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट? राइट। क्योंकि द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन any person should be asking himself or herself before investing, जब आप शुरुआत करें तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, वो वर्ड है वाई। कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्यों जान लें तो कहाँ इन्वेस्ट करें बहुत आसान हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आस्क मी कि तुम्हारा बेस्ट फंड कौन सा है बताओ। मैंने तुमको चाहिए क्या? व्हाई डू यू नीड दिस फंड? फिर अरे ऐसे कैसे तू पूछ सकता है? अगर आप शुरुआत में अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्योंकि लाइफ इन्वेस्टिंग इज अबाउट लाइफ। मेरा लाइफ नीरव और आपका लाइफ बहुत अलग है। आपका जर्नी ऑफ लाइफ जैसे आप देखते हैं बिना पूछे मैं बता सकता हूँ कि बहुत अलग है, एज भी अलग है। मैं जिस जिस के बारे में इन्वेस्ट करूंगा या बचत करूंगा और आप जिस जिस के बारे में बचत करेंगे अलग है। तो इसीलिए जर्नी अलग है तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी अलग होगा नेचुरली। ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप वो जर्नी तय कर लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं तो वेदर आप प्लेन लेंगे या ट्रेन लेंगे या बस लेंगे या खुद ड्राइव कर देंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद सबसे अहम क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस किए कि आपका रिस्क लेने का कितना आपका क्षमता है, उससे डिफाइन करेगा कि आपका वो जर्नी हो सकता है या नहीं हो सकता है। राइट? कभी कभी एक मेरा ख्वाहिश है, बट ख्वाहिश आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रियलिटी। वो रियलिटी में एक रिस्क प्रोफाइलिंग या खुद कितना रिस्क ले सकता हूँ वो जानना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बहुत अहम है। राइट? वो पहले दिन से भी नहीं जान सकते, कभी कभी इन्वेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि अरे ये भी था। तो एक जर्नी भी है, और वो जर्नी विथ एज चेंज होता है, लाइफ के स्टेजेस में चेंज होता है। मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मेरा रिस्क प्रोफाइल और बच्चे के पैदा होने के बाद चेंज हो गया। कोविड के पहले बहुत लोगों का रिस्क प्रोफाइल 40%, मार्केट क्रैश होने के बाद बहुत चेंज हो गया होगा। एंड दिस इज वेरी नेचुरल। उनको पता ही नहीं होगा कि एक एक महीने में मार्केट 40% नीचे जा सकता है। तो ये रिस्क प्रोफाइल भी बार बार, नीरव एंड आई वी हैव ऑलवेज डिस्कस दिस कि ये रेगुलर एक रिविजिट भी करना है। तो उसके बाद आता है एक फाइनेंशियल प्लान। जब आप नीरव के साथ बैठेंगे तो नीरव फिर आपका एक फाइनेंशियल प्लान बनाएगा। चलो ये है तो फाइनेंशियल प्लान कहाँ कहाँ पैसा निवेश होगा इज व्हाट वी कॉल, ये जो बड़ा वर्ड है, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह में होते हैं। कुछ फिक्स्ड एसेट्स में होते हैं, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में होते हैं। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, बट वो जो मिश्रण होता है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल उसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। और वो आपका जरिया होता है। वो एक लाइक वेदर यू आर ट्रैवलिंग बाय एयरक्राफ्ट और बाय ट्रेन, दैट इज योर। उसके नीचे आता है स्कीम सिलेक्शन। तो अगर आप प्रोसेस देखें तो स्कीम सिलेक्शन में कहाँ आप इन्वेस्ट करें करीब चौथा या पांचवा स्टेप है। प्रॉब्लम होता है जब इसको आप फर्स्ट स्टेप बना देते हैं तो आपको पता नहीं वो स्कीम क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको कहाँ लेके जाएगा। शायद उसका जर्नी कुछ और होता है और आपका जर्नी कुछ और होता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत सिंपल सा, एक अगर मैं डेफिनेशन दूं, इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स की बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं एक फंड में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयरिंग अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। दैट इज अ म्यूचुअल फंड। हर एक फंड का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है और उसका एक रिस्क प्रोफाइल होता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट कि जब आप निवेश करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसका आप डेफिनेटली जान लें, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है इतना तो आप डेफिनेटली पढ़ें। आप नेबर से बेशक पूछें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो आपका पैसा होता है, उसके बाद में थोड़ा तो पढ़ लें, क्योंकि सब कुछ लिखा रहता है। एंड थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट, अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेहतर हो जाएगा। बट कमिंग टू योर आंसर, which fund to invest or where to invest is the fifth question. There are 4 questions before this. अगर वो आप जान लें तो कहाँ इन्वेस्ट करना इतना बड़ा बात नहीं है। और नेसेसरली आप बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करके आपका जर्नी कंप्लीट हो ये भी नहीं है।
आपको अगर 10% रिटर्न चाहिए, बिकॉज इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि चलिए मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने साल में चाहिए, इसके लिए मुझे इतना रिटर्न चाहिए। फिर वो आप जान लेंगे तो आपको स्कीम सिलेक्शन करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद एक रिव्यू होता है हर एक साल, आप देखें आप रास्ते में ठीक चल रहे हैं कि नहीं, अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो कुछ एक रीबैलेंस करते हैं। तो दैट इज व्हाई द नीड ऑफ एन एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर इज देयर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो बहुत बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होगा। मोर इम्पोर्टेंट, एक इन्वेस्टमेंट का एक टेंजिबल नेचर होगा, इससे कुछ नतीजे निकलेंगे जो आपके लाइफ को हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली, आई फील आपने बहुत अच्छे से समझाया एंड आई होप जो व्यूअर्स है वो भी उतने ही अच्छे से समझ पाए। यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन होना चाहिए, प्लीज डोंट मेक इट योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल ये नहीं होता कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, पहला सवाल ये होता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव। दैट्स व्हेन यू डिसाइड Actually, हाउ एम आई I गोइंग टू अचीव। agree that the scheme is a star, okay, but the rock star is the goal. राइट, आप रॉक स्टार को पहले परखें। एब्सोल्युटली, स्कीम तो केवल एक जरिया है जो आपको पॉइंट ए बिल्कुल। टू बी ले जाएगा, लेकिन बी क्या है और सी क्या है वो तो आपको ही डिफाइन करना है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टिंग होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, राइट? एंड पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड पर्सनल फॉर अ रीजन। वो हर एक के लिए पर्सनलाइज्ड होता है, पर्सनल होता है। आप एक ही रूम में बैठे चार जन, अगर आप फैमिली के साथ भी बैठे हो, आप चारों का भी सेम गोल्स नहीं होंगे, आप चारों के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होंगे, आप चारों के पोर्टफोलियो सेम नहीं होंगे विद इन द सेम फैमिली एज वेल। तब तो फिर अगर आपको अप्रोच करना ही है, इट इज बेटर टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर गोल्स and then finally arrive at schemes with the help of your trusted advisor, a qualified financial consultant, or anyone that you look up to who is an expert in the field, right? So इसके साथ ही स्वरूप आपने हमने बात किया टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हमने बात किया कि इट इज अबाउट परफॉर्मेंस, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हर एक को चाहिए रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट से, राइट? दैट इज द मूड पॉइंट। अगर कोई निवेश करता है वो रिटर्न्स भी चाहता है। बट ये जब रिटर्न्स की बात करते हैं ना, तभी देयर इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट इन्वेस्टर्स। हमने एक just general survey किया था among investors and also non investors, but जब हमने एक larger survey किया, तब हमने ये सवाल पूछा था कि what is the return that you expect on your investments if you were to invest, right? ये non investors का बहुत सारे जवाब आ गए। कईयों ने कहा 24%, कईयों ने कहा 50%, कईयों ने कहा डबल हो जाना चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट, राइट? काफियों से पूछा कि भैया क्यों लगता है तुम्हें? ऑब्वियसली द नंबर वन आंसर वाज हमें नहीं पता, बस 25% अच्छा लग रहा है, उतना तो मिलना ही चाहिए। दैट वाज द टॉप मोस्ट आंसर। उसके अलावा काफी लोगों ने कहा कि अरे इतना रिस्क ले रहा हूँ तो 30% तो मिलना ही चाहिए हमें। एवरीवन हैड देयर ओन नोशंस, बट no one really, like at least many, did not have a clue how should they decide कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए एटलीस्ट एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, राइट? सो आपके हिसाब से व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट वन शुड अप्लाई व्हाइल टारगेटिंग सम रिटर्न्स? हर एक के मन में ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कोई नंबर की, बट हाउ शुड दे अराइव एट दैट नंबर? वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो सोच क्या होनी चाहिए बिफोर टारगेटिंग अ रिटर्न? Yes, see, again going back to our previous discussion on the question, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया just for discussion, मुझे चाहिए for whatever reason 10 लाख, और मुझे वो चाहिए 3 साल में, ओके, या 5 साल में, या 7 साल में, ये मेरा कंट्रोलेबल है, राइट, ये मुझे चाहिए। आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों चाहिए, मेरा लाइफ है, मुझे चाहिए, राइट? ये अगर आप जान लें तो फिर मैथमेटिकली कितना रिटर्न चाहिए वो इजीली यू कैन कैलकुलेट। प्रॉब्लम क्या है ना, ये 10 लाख चाहिए किसी कोई नहीं देखता है, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आप वो जान लें कि आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 15, वट एवर आपका लाइफ है, तो आप बेहतर जाने। अगर वो आप पहले तय तय कर लें तो शायद वो बैंक फिक्स डिपॉजिट से भी मिल सकता है, आपको इतना रिस्क भी लेना नहीं पड़ता है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट वो 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, वो जानना बहुत अहम है। विदाउट दैट तो आप अंधेरे में तीर मारोगे पक्का। अगर मेरे से पूछा जाए तो कितना रिटर्न चाहिए, मैं तो बोलूंगा बेस्ट रिटर्न चाहिए, बट वो बेस्ट रिटर्न लेके मैं करूंगा क्या?
लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, आई एग्री, बट वो वेल्थ क्रिएशन कितना वेल्थ है वो भी चेंज होता रहता है क्योंकि इन्फ्लेशन खा जाता है। नीरव, जब मैं चालू किया था ना एक बिकॉज रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट ticking bomb of India. Right. Only 10, this is the 2011 census, only 10% of people above 60 in India get pension. Only 10%. Right. Right? That is the ticking bomb. तो मेरे लिए वो मैं बहुत बहुत पैरानॉइड हूँ मेरा रिटायरमेंट लेके, क्योंकि चीजें महंगे हो रहे हैं। तो मैंने कुछ एक फिगर डाला था। ओके, आपके जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के मैंने उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ के रिटायरमेंट किटी उन्होंने डाला था। In the last 6 years, that figure has become 4 times. मैं बोला यार ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? Then rightfully he or she also explained कि ये चेंजेस तेरे लाइफ में भी आ गए, तो अभी मुंबई आ गया है, तो भुवनेश्वर में नहीं है। So as your life grows, that वो जो फाइनल फिगर है वो भी चेंज होता है। अगर वो पता चल जाए तो रिटर्न कितना चाहिए पता चल जाएगा। फिर वो रिटर्न मिल सकता है कि नहीं वो आप किसी एक एडवाइजर से पूछे, वो भी आपको बता देगा। फिर वो रिटर्न आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ सहमत है कि नहीं आपको पता चलता है। तो एक चेन है, बट चेन में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फाइनल आपको कितना पैसा चाहिए वो, क्योंकि वो आपको पता है। बाजार कैसे बिहेव करेगा ना मेरे को पता है ना किसी को पता है, वो तो अपने रास्ते में चलता है। बट जो कंट्रोलेबल है वो अगर उसी पे कंट्रोल कॉन्सेंट्रेट करे तो फिर कितना रिटर्न चाहिए उससे निकलता है। राइट, राइट। सो स्वरूप, आपने एक टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में बात की कि बाजार जैसा भी चलता है वो एक अपना रास्ता खुद बनाता है, वो एक अपना एक ट्रेजेक्टरी खुद मेंटेन करता है, एंड द ओनली थिंग वी हैव इन कंट्रोल इज आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर प्लान, आवर इन्वेस्टमेंट्स। बट इसी पर बेस्ड देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव, that I have drawn upon while interacting with the investors that we deal with, right, and customers we deal with. ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एसेट एलोकेशन समझ गए, जो कि अपना फाइनेंशियल गोल समझ चुके हैं, और एटलीस्ट दे फील दैट दे डू, और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। बट एट द सेम टाइम ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं, एंड द बिगेस्ट रीजन इज वो कहते हैं कि मार्केट आज के डेट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। पिछले 1 हफ्ते में आई हैव रिसीव्ड सो मेनी फ़ोन कॉल्स विद पीपल टेलिंग मी कि भैया मेरा एसआईपी रुका दो, या भैया मेरा इन्वेस्टमेंट रुका दो, आज तो मार्केट एकदम घट चुका है, ये और भी घटता जाएगा। अब 2 दिन पहले मुझे कॉल आया कि अब लग रहा है रिकवरी हो रहा है, लेकिन अब तो चलो काफ़ी ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, अब शायद रुक जाता है, फिर से जब क्रैश होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। और इसी इसी के चलते कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पैसे केवल अपने पास रखे रहते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते, ये सोच रखकर कि शायद मार्केट कल और नीचे चला जाए तब इन्वेस्ट करूं। तो इस पे आपके क्या राय है? देखिए, आपने राइटफुली बोला कि ये एक शेयर बाजार है। इंग्लिश में भी इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, बाजार मार्केट। व्हाट इज अ बाजार? बाजार इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ बायर, देयर इज अ सेलर, और जहां पे वो मीट करते हैं वो प्राइस कहलाता है। राइट? ज्यादा बायर हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, सिंपल। और ज्यादा सेलर्स हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आता है। ये है बाजार। और एवरी मार्केट इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट बिहेव्स ऑन दिस सिंपल डिमांड सप्लाई principle. It is no different from any of the large मंडी में जाके जो आप देखते हैं, अगर टोमेटो का प्राइस कभी कभी ऊपर चला जाता है तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट डिफरेंट। what happens is when you look at it from a mutual fund perspective of or ownership of a stock perspective, वो एक आप कंपनी में निवेश करते हैं, यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, और कंपनी का फॉर्च्यून्स आगे जाके उसके जो प्रॉफिट्स और या कैसे वो कंपनी ग्रो करता है उसका एक वैल्यूएशन बनता है। सूनर और लेटर वो वैल्यूएशन ना प्राइस के साथ मर्ज करता है। जब आप शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में आपको बाजार दिखेगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म, क्योंकि काफी कंपनी 60 साल 70 साल में बनते हैं, अगर वो 60 साल 70 साल कंपनी के ओनर को आज भी आप पूछें कि ये प्राइस स्टॉक का पीक है क्या, उनको भी नहीं पता।
क्योंकि उनको आगे जाके कंपनी और भी बड़ा बनाना है, राइट? आज के डेट में भी यू बाय स्टॉक्स ऑफ द लार्ज कंपनीज, दे ऑलरेडी बिकम लार्ज, राइट? सो इन द शॉर्ट रन आपको ये वॉलेटिलिटी दिखेगा, बट लेट मी टेल यू अगेन, इन फॉर बोथ लंप सम इन्वेस्टर्स एज वेल एज SIP इन्वेस्टर्स, योर बेस्ट फ्रेंड इज द वॉलेटिलिटी। अगर बाजार ऊपर नीचे नहीं गया तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर बाजार एक तरफा गया तो आप घुस ही नहीं पाएंगे, तो हमेशा आप एक हायर प्राइस में ही खरीदेंगे। इसीलिए SIP का बिगेस्ट एडवांटेज होता है ये जो हम रुपी कॉस्ट वॉलेटिलिटी, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। कुछ आप ऊपर भाव में लेते हैं, कुछ नीचे भाव में लेके एक एवरेजिंग करते हैं। और अगर आप ज्यादा समय तक बाजार में बैठे रहें तो सिंस इट इज अ ग्रोथ एसेट, एक कंपनीज अच्छे बनते हैं, और एक फंड मैनेजर का ये काम है कि आपको जितने भी कंपनीज है बाजार में कुछ 60-70 अच्छे फंड स्टॉक्स लेके आपको दे। और ये 60-70 स्टॉक्स, ऐसा रूल भी नहीं है कि 60-70 ही पूरे अच्छे करें, इसमें से कुछ अच्छे कर जाए तो आपको रिटर्न मिल जाए। दिस इज द सिंपल पार्ट ऑफ इट। लेकिन आप बाजार से रिटर्न ले सकते हैं अगर आप बाजार में हैं। बाजार से बाहर बैठ के आप बाजार का रिटर्न नहीं ले सकते। तो जब कोई मुझे पूछता है कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, आई ऑलवेज से द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी। अगर आप खुद परख सकते हैं बाजार तो आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर लें, नहीं तो आप एक फंड मैनेजर हायर कर लें। बहुत सिंपल है। अगर आप परख सकते हैं तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स ओन करें। इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस कि खुद आप कंपनीज पर रख रहे हैं, कंपनीज का फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका एक अलग मजा है या अलग एक थ्रिल है। और अगर आपके स्टॉक्स अच्छे कर जाए तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जो एक फंड मैनेजर को मिलता है। तो अगर वो नहीं करना है, एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट you can then hire a fund manager who will do this for you. But if you try to figure out कि बाजार किधर जाएगा, वो ना फंड मैनेजर जानता है ना कोई जानता है। बस फंड मैनेजर का ये काम होता है कि ये 60-70 अच्छे कंपनीज परख के एक पोर्टफोलियो बनाने का, फिर ये जर्नी उसके साथ और एक प्रोमोटर्स के साथ लेना है, और वो प्रोमोटर का जो वैल्यू फाइनली अनलॉक होता है या अनफोल्ड करता है उसका बेनिफिट लेता है। सो एक जर्नी है। शॉर्ट रन में आपको डेफिनेटली वॉलेटिलिटी लगेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप कुछ समय इन्वेस्ट करने लगे तो यू विल लुक फॉरवर्ड टू दिस वॉलेटिलिटी जो ज्यादातर मार्केट में हो चुका है। आज के डेट में मार्केट नीचे जाता है तो इंडस्ट्री में पैसा आता है। 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ये अगर पूरा, अगर नीरव, ये तो फिगर्स हैं, ये जो पूरा डाउनटर्न हुआ और अपटर्न में दी SIP इन्वेस्टर्स हैव ओनली ग्रोन। If you contrast this to the crash in 2008, 2009, फर्स्ट टाइम ऐसा क्रैश हुआ था इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, तो 60% ऑफ इंडस्ट्री SIPs had stopped। इस टाइम में तो SIP भर भर के बढ़े हैं। So it just shows the maturity of people in investing, the behavior is changing, and hence the wealth creation will obviously change. Absolutely. Absolutely, Saru. So, I was just, while listening to you, I was also going through the comment section, which is full of questions. Okay. But, before I pick a couple of questions from there, obviously, due to paucity of time, I'll be able to take only a few of them. But before that, one last question, that I'd like to ask you. स्वरूप, आपने आपके करियर में बहुत सारे मार्केट साइकिल्स देखे, बहुत इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल्स देखे, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो आपने देखे, एज अ प्रोफेशनल ऑफ द इंडस्ट्री भी आपने देखा है। ऐसा आपके हिसाब से ये ऐसा व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इन्वेस्टर्स मेक अक्रॉस साइकिल्स? See, only one mistake और कुछ नहीं है, बाजार देखना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उस पर जितना आप ध्यान देंगे उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ध्यान में क्या है? आपका पैसा और कहाँ निवेश करना, ये आपके कंट्रोल में है। 9 out of 10 people concentrate on the market. That one person who concentrates on these two actually makes money. और ये भी मुझे बहुत लेट समझ आया। मैं भी पहले बाजार में ही घुसा हुआ था। Like I said, it's a learning process. But now I just look at my investing amount, my asset allocation, and बाजार नीचे जाता है तो मुझे खुशी होती है कि चलो और भी थोड़ा पैसा लगाऊं।
क्योंकि एसेट एलोकेशन ऐसा होता है, कुछ इक्विटी में होता है, कुछ डेट में होता है। मैं फुली इन्वेस्टेड, मैंने मेरे कुछ रूल्स हैं, तो इसलिए जब भी बाजार नीचे जाएगा मेरे पास कुछ ना कुछ तो डेट रहेगा टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, एंड वाइस वर्सा। अगर बाजार बहुत तेजी जाता है तो एसेट एलोकेशन ये तय कर दिखाई देता है कि मेरा एलोकेशन बढ़ गया इक्विटी में, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेट में चला जाता है। सैलरीड इनकम हूँ तो ये एक एडवांटेज है कि हर महीने कुछ पैसा आता है, तो वो एक एडवांटेज हमारी है। तो ओवर द इयर्स यू गेट टू नो दैट जो कंट्रोलेबल है उस पर आप ध्यान दें। और प्लीज अंडरस्टैंड, इन 10 years 20 years from now, India is only a growing economy. In the short run there could be hiccups, but when you look at it 10 years later, or you go back 10 years to what India was and what India is today, मैं तो कहता हूँ अभी भी जब भी कोई नए शहर में जाता हूँ ऐसा लग रहा है पूरा शहर नया बन रहा है, रास्ते नए बन रहे हैं, आपके साइड में जो छोटे छोटे दुकान थे अभी बड़े मॉल्स बन गए हैं, यू नो, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। तो ये ग्रो और भी करेगा। एंड आप अगर ये बिग पिक्चर देख के इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। ये शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी रहेगा, उसका आप फायदा उठाएं rather देन उससे डरें। Absolutely. So, Swaroop, there is, one very interesting question that has come up, and that question is it necessary to take high risk to generate high returns? क्या ये जरूरी है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने पर ही अच्छा रिटर्न्स मिला जा सकता है? देखिए, ओवर द इयर्स वो एक स्टेटमेंट होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हैज कन्वर्टेड टू हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि हायर रिटर्न आपको हायर रिटर्न, हायर रिस्क आपको हायर रिटर्न दे। सो इसीलिए बी वेरी क्लियर कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न के लिए क्या रिस्क चाहिए, वो आपको बेहतर, आप किसी से भी पूछे, वो मोर और लेस एक अंदाज, आप थोड़ा गूगल भी करें आप जान सकते हैं। तो कितना आपको चाहिए अगर आप पता कर लें तो कितना रिस्क लगेगा, फिर वो रिस्क आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं वो आप परख कर सकते हैं। बट यस, नॉट नेसेसरली दैट यू टेक अ हाई रिस्क एंड द रिटर्न्स कम, ऐसा नेसेसरी नहीं है। Sometimes, जैसे I'll give you an example, Nirav. This I've learned while working with Mira Asset only. Like, we don't invest in small caps, which is the highest risk. Very few of our portfolio stocks are small. I don't invest in small caps as a rule because वो risk profile, क्योंकि मैं अपना retirement kitty बना रहा हूँ, मैं वो रिस्क प्रोफाइल के साथ सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोटा इन्वेस्टर बन जाता हूँ या बड़ा इन्वेस्टर, मेरा पोर्टफोलियो में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज, जस्ट एज एन एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मेरे रिटर्न नहीं आ रहे, आप हमारे फंड्स उठा के देख लें, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं आ रहे, और 10 साल 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। सो नॉट नेसेसरली that you have to take high risk to generate returns. It is always the endeavor to buy a good business as a good price. अगर वो आप देखें तो रिटर्न्स बन सकते हैं इन मोर रिस्क मिटिगेटेड मैनर। बट कभी Absolutely. क्या है ना, रिस्क का एक लालच आ जाता है, ग्लैमर आ जाता है, वो थोड़ा बी केयरफुल। आपने ऑल आपने दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ना, कहते हैं। Absolutely. Swaroop, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग you used a couple of words and I'll tell you why it is interesting because हमारा अगला सवाल जो ऑडियंस से आया है वो उसी के अराउंड है। आपने बात किया रिस्क के बारे में, आपने स्मॉल कैप का भी जिक्र किया। तो अगला सवाल ऑडियंस से ये भी आया है कि अक्सर ये माना जाता है कि स्मॉल कैप्स आर रिस्कियर देन मिड कैप्स एंड मिड कैप्स आर रिस्कियर देन लार्ज कैप्स। क्या ये सही है? हाँ, सही है, बिकॉज स्मॉल कैप क्या होता है, एक छोटा कंपनी होता है जो उभरने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप उससे थोड़ा बड़ा होता है, और लार्ज कैप एक बड़ा कंपनी होता है। एक बड़ा कंपनी का बैलेंस शीट बड़ा होता है, उसके पास पैसा ज्यादा होता है, तो इसलिए स्टेबल हो जाता है। अगर शॉक्स जैसे कोविड देखें आप, एक कोविड जो 8 2 साल से कंपनीज बंद पड़े हैं, वो एक बड़ा कंपनी अब्सॉर्ब कर सकता है, शायद कुछ मिड कैप्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। सबसे बड़े कैजुअलिटी स्मॉल कैप्स होंगे कि उनके रिजर्व्स कम होंगे, इट इज वेरी नेचुरल। सो उनमें से जो निकल आए उनका ग्रोथ बहुत बेहतर होता है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक पिकिंग इन वेल्थ क्रिएशन आर फार लार्जर, बिकॉज ये बड़े हो गए, स्टेबल हो गए, इनके रिटर्न्स थोड़े कम आएंगे, नेचुरल। आप दोनों नहीं मांग सकते हैं कि आपको हाई रिटर्न्स भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं।
there is risk associated with that, but yes, ये कहना ठीक है कि the risk mitigates over the journey from small cap to large cap. इसीलिए लार्ज कैप शायद आप डायरेक्टली ले लें, बट जब आप नीचे जाएं मार्केट कैप में, माय हम्बल एडवाइस इज एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले लें. और if you want to buy mid caps and small caps, I would advocate going through mutual funds far higher. Absolutely. So, Swaroop, this brings us to almost the close of our session. One last thing, अगर जाने से पहले अगर आप one golden advice अगर देना चाहते हैं उन इन्वेस्टरों को जिन्होंने अभी जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की, या फिर उनको जो अभी अपना पहला कदम लेने वाले हैं इन while to invest in mutual funds, उनके लिए आपका one golden advice क्या होगा? Two golden advice. One is Please. first fix your goal. Then we have discussed that. So that is rule number one. Rule number two is India is at a fantastic position. ये आप जान ले. And this position, growth of India is isolated from policy making, isolated from politics, isolated from everything. It is the youngest country of the world. It is growing at a very fast pace. Urbanization in India is happening. Digitization of India has happened. Penetration of India is happening. So if you put all this, the next 10 years of India are only a straight line, and that curve is, it's a curve towards the upward side. So understand that and take advantage of this growth. क्यों क्या होता है, ये जब growth फिर finally जब ये developed country हो जाता है तो ये growth plateau कर जाता है. When you look at the developed countries, that's the way India was growing 10 years ago is not the way India will grow in the next, because base बड़ा हो गया, size बड़ा हो गया. So stay invested, enjoy the journey of wealth creation in India. Don't get out of Indian markets. Thanks a lot, Swaroop. I feel these are much more than just golden words of advice. I hope जो भी viewers है उन्होंने बहुत गौर से ये लास्ट के 2 लाइन भी सुने और कुछ नहीं तो उसको implement भी करे. I am sure this advice is only going to take you to a place better. So, Swaroop, thanks a lot. आपने आपका समय दिया and you have shared such valuable insights. आज हम सभी को बहुत कुछ आपसे सीखने का opportunity मिला है. And I hope all of us make the best of the learnings from your perspective. So thanks a lot for your perspectives. It has been great interacting, and like always, I absolutely love the conversation. I'm absolutely thrilled. Always a pleasure chatting up with you, Nirav. You bring out such a vibrant side of everything. So more power to you, yeah. And more important, thanks to UCO Bank for this opportunity. Thanks to you, thanks to Wisdom for this great opportunity. Really appreciate. Wish you Thank you. happy investing. Thank you, Swaroop. Happy investing to all the viewers, and have a great new year. 2022 is coming, and it's just gonna get better from here on. So just prepare and stay invested. Thank you, Swaroop. It has been wonderful chatting. Thank you.